मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां लेसन, जिसका नाम है पदार्थों की अवस्था, और जिसमें गैसीय और द्रवीय अवस्था चल रहा है। इस लेसन में कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये टॉपिक या लेसन कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए आज हम थोड़ा सा देखते हैं मैक्सवेल का वेगों के वितरण का नियम। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हम जो है आपके जो है बहुत सारा जो टॉपिक है आपका इससे संबंधित अणुगति सिद्धांत, डाल्टन के सिद्धांत है ना, अणुगति की, या किस प्रकार से अणुगति समीकरण से विभिन्न प्रकार के जो आपके जो गैसों का नियम है उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, वो सब चीज़ हम देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं मैक्सवेल का वेगों का वितरण नियम। तो जाहिर सी बात है, इस नियम को देने का जो श्रेय है वो मैक्सवेल को क्या करता है, जाता है। उनका कहना ये है कि गैस के कोई एक नमूना ले लेते हैं। ठीक है, गैस का एक नमूना हम ले लेते हैं। गैस का एक नमूना मतलब जैसे हम हाइड्रोजन गैस की ही बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही बात करें, तो यदि हम गैस के एक नमूने की बात करें तो उस गैस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी क्या होते हैं, हमारे गैस के जो क्या होते हैं अणु होते हैं, उनके जो वेग होते हैं वो समान नहीं होते हैं। मतलब मैक्सवेल के जो आपका वितरण नियम है उनके अनुसार ये बोला गया है कि किसी गैस के है ना, या गैस के जो नमूने होते हैं है ना, गैस के जो एक नमूने की बात करें है ना, तो एक नमूने की बात करें तो गैस के जो एक नमूने होते हैं उस नमूने के अंतर्गत, अर्थात एक गैस कोई गैस लिया गया है तो उस गैस के अंदर जितने भी क्या होते हैं उनके जो अणु होते हैं, उनके जो वेग होते हैं, उनके जो गति होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो अणु होते हैं उस गैस के अंदर वो आपस में टकराते रहते हैं। उसके अलावा उसको जिस पात्र में रखते हैं उस दीवार के पात्र से टकराते रहते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, उनके जो वेग होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसी को जो है मैक्सवेल और एक वोल्टजमैन ने जो भी अणुओं का जो संभावित वेग है या अणुओं का जो क्या है हमारा जो प्रभाज है, अर्थात कौन तीव्र गति में है और कौन कम गति में है, उन दोनों के बीच उन्होंने क्या खींचा है, आपका एक आरेख खींचा है, एक ग्राफ खींचा है ना, जो कि एक निश्चित ताप पर अणुओं की जो आपका क्या होता है वितरण को प्रदर्शित करता है। वही आपका क्या कहलाता है, मैक्सवेल का जो वेगों का वितरण नियम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या मैक्सवेल का वितरण नियम कहते हैं, जिसको एक ग्राफ के रूप में हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि एक पर्टिकुलर अगर क्या करते हैं, कोई गैस को लेते हैं तो उस गैस के अंदर जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे जो कण होते हैं, उन सभी कणों का वेग समान नहीं होता है ना, बल्कि क्या होता है, अलग अलग होता है। और वजह ये होता है क्योंकि उनके कण या उनके अणु आपस में टकराते हैं या दीवार के सहारे से टकराते हैं, तो उनका वेग क्या होता है, सभी का अलग अलग होता है। और उसी को मैक्सवेल का हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। और ये मैक्सवेल और वोल्टजमैन ने जो भी अणुओं का संभावित वेग है या उनका जो अणु प्रभाज है उनके मध्य आरेख खींचा है, जिस आरेख का जो मान होता है वो निश्चित ताप पर जो है अणुओं के जो भी क्या होता है वितरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यही आपका वितरण नियम के नाम से जाना जाता है। तो उसको हमको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है भाई, लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गैस के एक नमूने में, गैस के एक नमूने में गैस के सभी अणु का वेग एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, क्योंकि गैस के अणु आपस में क्योंकि गैस के अणु आपस में टकराते हैं, आपस में टकराने से गैस के अणु के आपस में
टकराने से अथवा पात्र की दीवार से टकराने से, पात्र की दीवार से टकराने से, या पात्र की दीवार से टकराने पर उनका वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या लिखे हम लोग भाई, तो ये गैस का एक नमूना है। तो उस गैस के एक नमूने के अंदर उस गैस के जितने भी अणु हैं उनका वेग एक समान नहीं होता है, क्योंकि गैस के अणु उस के अंदर टकराते रहते हैं एक दूसरे से। उसके अलावा जिस पात्र में रखे हैं उससे टकराते रहते हैं, तो टकराने से उसका वेग क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है ना। यही आपका क्या कहलाता है, मैक्सवेल का वितरण नियम कहते हैं। इसे ही मैक्सवेल का क्या कहते हैं हम लोग, वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वितरण नियम कहते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, यहाँ पर लिख सकते हैं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने विभिन्न गैसों के विभिन्न संभावित वेगों, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने गैसों के है ना संभावित, या बोल सकते हैं गैसों के वेगों के, या विभिन्न गैसों के संभावित वेग, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने विभिन्न गैसों के संभावित संभावित वेग तथा अणु के प्रभाज के मध्य आरेख खींचा। ये आरेख निश्चित ताप पर विभिन्न गैसों के वेगों के आणविक वितरण को प्रदर्शित करता है। वेगों के आणविक वितरण को प्रदर्शित करता है। मैक्सवेल के वेगों का वितरण नियम कहलाता है। मैक्सवेल का वेगों का वितरण नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम वितरण नियम को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसका वास्तविकता में देखा जाए तो उनका बस कहना ये था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी पात्र में अगर हम गैस का एक नमूना ले लेते हैं, या कोई भी क्या करते हैं हम लोग गैस ले लेते हैं, तो उस गैस के जो अंदर में जो कण होते हैं, उन कणों का या उन अणुओं का जो क्या होता है, आपका जो वेग होता है
वो एक समान नहीं होता है, बल्कि सभी अणु जो उस गैस के अंदर पाया जाता है उनका वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। और कारण भी बताया उनका वेग अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि वे कण या वे अणु आपस में एक दूसरे से तो टकराते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, वो पात्र की दीवार से भी टकराते हैं, जिसके कारण उनका गति क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है। और चेंज हो जाने की वजह से सभी कणों का जो वेग होता है वो समान नहीं होता है। तो उसी को देखते हुए मैक्सवेल और जो क्या था हमारा बोल्ट्जमैन था, उन दोनों ने जो है अपने एक बोल सकते हैं प्रायिकता के आधार पर, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किसके आधार पर भाई, प्रायिकता के आधार पर, प्रायिकता बोल सकते हैं, प्रायिकता के आधार पर, प्रायिकता के आधार पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ने प्रायिकता के आधार पर विभिन्न गैसों के जो भी संभावित वेग था और उस अणु का जो क्या था, प्रभाज था, उनके मध्य क्या खींचा, आरेख खींचा। और ये जो आरेख है वो निश्चित ताप पर वेग के आणविक वितरण को प्रदर्शित करता है। यही मैक्सवेल का क्या होता है, वितरण नियम कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, अणु का जो प्रभाज होता है, इसका मतलब होता है, अणु का जो प्रभाज है इसका मतलब ये है कि अणु का प्रभाज होता है उनके, आपका एक हिसाब से बोल सकते हैं गति से ले सकते हैं, क्योंकि कुछ अणु जो होता है वो आपका क्या होता है, कम आपका गति से क्या होता है, गतिमान होता है। कुछ कण क्या होता है, अधिक तीव्र वेग से गतिमान होता है। तो उनको हम लोग यहाँ पर डेल एन अपान एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इनको ही हम क्या कहते हैं, अणु का प्रभाज कहते हैं। अणु का प्रभाज मतलब होता है अणुओं के जो भी वेग होता है उनमें परिवर्तन बोल सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो हमारे कण होते हैं उनमें सभी कण जो है एक जैसा वेग नहीं होते हैं, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो भी अणुओं का संभावित वेग हो सकता है और उनमें जो अणुओं का प्रभाज होता है उनके मध्य जो आरेख खींचते हैं, जो कि एक निश्चित ताप पर गैसों के वितरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, वही मैक्सवेल का क्या कहलाता है, वितरण नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से मैक्सवेल का जो वितरण नियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला जो आप पढ़े थे, डाल्टन का एक सिद्धांत पढ़े थे, उनमें कहना था, या अणुगति जो सिद्धांत पढ़े थे उनमें कहना था कि कोई भी जो क्या होता है, अगर हम दो अलग अलग पात्र लेते हैं और उन दोनों पात्र में जो भी गैस होता है उन गैसों के अणुओं की संख्या समान होता है, वो बोला था। बट ये बोल रहा है कि उनके अंदर जो भी अणु होता है उनका वेग समान नहीं होता है, उनका वेग क्या हो सकता है, आपका अलग अलग हो सकता है। तो उनको ही समझाया है। और एक ये आपका मैक्सवेल का क्या दिया है, आपका जो नियम यहाँ पर दिया है, तो उसको इस तरीक़े से हम बता सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, आरेख भी क्या करते हैं, यहाँ से अगर दर्शाते हैं तो इनका जो आरेख होता है वो इस प्रकार से होता है, जहाँ पर एक क्या होता है हमारा डेल एन अपान क्या होता है, आपका एन को क्या करता है, शो करता है, जो आपका क्या होता है, आपका ये अणु का जो प्रभाज होता है उसको क्या करता है, शो करता है। तो अणु का ये क्या हो गया, आपका प्रभाज हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, उसका वेग जो होता है, आणविक वेग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसको ये क्या करता है, दर्शाता है। तो ये हो गया आपका आणविक वेग। तो इस प्रकार से करते हैं। तो इसका एक इस प्रकार से क्या बनता है, आपका आरेख बनता है। और ये जो आरेख होता है, इस आरेख में अगर हम देखें तो इस प्रकार से ऐसा करके एक, फिर आपका ऐसा और फिर एक ऐसा। तो यहाँ पर एक क्या होता है, हमारा अधिकतम वेग बोल सकते हैं। अधिकतम जो वेग होता है यहाँ पर, इसको हम ए से क्या करते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं। फिर एक बीच वाला क्या होता है, हमारा औसत वेग होता है। औसत वेग होता है जो हमारा क्या होता है, भी से दर्शाते हैं। और एक हमारा होता है हमारा वर्ग माध्य वेग बोल सकते हैं, वर्ग माध्य वेग, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, आपका एक आरेख क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इतना ही करते हैं। आगे ये जो हमारा क्या होता है, जो वक्र बना है, उस वक्र को देख करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर जो वक्र बना है उस वक्र को देख करके कुछ परीक्षण कर सकते हैं। पहला ये कि बहुत कम वेग या बहुत उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या, मतलब ए एन और एन
की संख्या, मतलब डेल एन और एन की संख्या बहुत क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से वेग गति करता हो या सबसे कम जो है वेग से गति करता हो, ऐसे कणों की संख्या बहुत क्या होता है, कम होता है। लगभग हम बोल सकते हैं बहुत कम गति या बहुत धीमी गति से चलने वाला या बहुत तीव्र गति से चलने वाला जो अणुओं की संख्या है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। ऐसा इशारे को देख करके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखो अधिकतम में बहुत क्या हो रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है हमारा, ठीक है ना, एकदम जो है लो में ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो इसके आधार पर पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि बहुत कम वेग और एक ऐसा जिसका बहुत वेग जो है बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कण बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा, अपेक्षाकृत उच्च एवं उससे भी उच्च वेग वाले अणुओं का अंश तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वह सर्वोच्च मान पर पहुंच ना जाए। अगर कोई क्या कर रहा है, हमारा जो अणु है वो तब तक क्या होते रहता है, अपना गति में क्या करते रहता है, वृद्धि करते रहता है, वृद्धि करते रहता है, जब तक कि वो अधिकतम मान को प्राप्त नहीं कर लेता है। और जब वो आपका वेग जो है अधिकतम मान में प्राप्त हो जाता है, तब जाकर के फिर वो धीरे धीरे डाउन होना क्या होता है, आपका स्टार्ट होता है। और वो जो मान होता है वो सर्वोच्च मान के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अणुओं के सर्वोच्च अंश जो होता है, सबसे टॉप वाला होता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका शीर्ष के संगत होता है। तो सबसे आपका जो ऊपर में दिख रहा है ये आपका अधिकतम या सर्वोच्च मान को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इस मान पर या संगत होती है और यह अधिकतम संभाव्य वेग कहलाती है। मतलब जब हमारा अणु क्या करता है, सर्वाधिक जो है बोल सकते हैं वेग से गति करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, हमारा अधिकतम संभाव्य या प्रायिक मान के या प्रायिक वेग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो आपका उस आरेख को देख करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आरेख पहला ये बोलता है कि इस आरेख को देख करके हम ये बोल सकते हैं कि बहुत कम वेग वाले और बहुत अधिक वेग वाले कणों की संख्या बहुत कम होता है। अगर कोई कण क्या करता है, वेग जो है जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वो तब तक बढ़ते रहता है जब तक कि वो एक अधिकतम मान को प्राप्त न करे, तब तक उसका वेग क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। और जब वो अधिकतम मान क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, उसका जो वेग होता है उनमें क्या आता है, कमी आता है। और कोई भी जो कण होता है जब वो क्या करता है, उच्च वेग पर क्या होता है आपका जो है गतिशील होता है, तो वो क्या होता है, उसका सर्वोच्च मान होता है। और यहाँ पर जो सर्वोच्च मान होता है वही आपका अधिकतम वेग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस वेग को इस प्रकार से देख करके क्या किया जा सकता है, उन तीनों पॉइंटों को लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका मैक्सवेल का थोड़ा सा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका बातें हैं वो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ रिमेंबर के लिए क्या किया है, बात बताया गया है ना, याद रखें। और यहाँ पर आपका 3 जो मान दिया है ए, उसके बाद भी अनुपात क्या दिया है आपका, ये जो सी दिया है इसका कुछ मान यहाँ पर दिया गया है। जैसे अंडर रूट क्या दिया है आपका जो है 8 जो है ये आपका लिख सकते हैं 8 यहाँ पर मान आप क्या कर सकते हैं, दिया गया है 8 RT अपान क्या दिया है हमारा M, उसके बाद क्या दिया है हमारा 2 RT है ना, अपान क्या दिया है हमारा M, ये पाई हो गया, ठीक है। और ये आपका 3 RT अपान इस प्रकार से क्या दिया है, M आपका मान दिया गया है। तो इस तरीक़े से मैक्सवेल को हम बता सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और वो दिया है आपका आणविक वेगों के वितरण पर ताप का प्रभाव। तो आणविक वेगों के वितरण पर ताप का प्रभाव, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है आपका ताप बढ़ते जाता है, आणविक वेग का भी मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं आणविक वेग की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली ताप का प्रभाव हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आणविक वेग जो होता है वो ताप के प्रभाव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप बढ़ते जाता है आणविक वेग भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अणु की प्रभाज की बात करें, अणु की क्या है हमारा जो प्रभाज है इसकी बात करें, तो अणु का जो प्रभाज होता है वो ताप के प्रभाव से क्या होता है, आपका कम होता है। ताप का जो क्या होता है हमारा
प्रभाव है उससे आपका क्या होता है, कम होता है। क्योंकि ताप बढ़ने के साथ एक स्थिति तक बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा आ जाता है कि वो क्या हो जाता है, आपका रिवर्सिबल जाता है। उसके बाद ताप के प्रभाव से आपका जो है अणु का जो प्रभाव होता है, तीव्रता और कमी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आणविक वेग क्या होता है, आपका बढ़ता है, बट अणु का जो प्रभाव होता है वो आपको जो है ताप बढ़ाने से क्या होता है, वो कम होता है। जिसको आपका इस प्रकार से एक और आरेख से दर्शाया जा सकता है। ये आपका क्या होता है, अणु का प्रभाव होता है, अणु का क्या होता है, प्रभाव होता है, जिसको डेल एन अपॉन एन से दर्शाया जाता है। और ये क्या होता है, आपका आणविक वेग होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से हम इस प्रकार से और इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जहाँ पर एक मिनट इसको कम और ज़्यादा इस प्रकार करते हैं। तो ये आपका ऐसा और ये आपका इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर को यहाँ पर बोल सकते हैं तो T1, और यहाँ पर करते हैं तो क्या होता है, हमारा T2 होता है, जहाँ पर T2 का मान ज़्यादा और T1 का मान क्या होता है, आपका कम को प्रदर्शित करता है। तो इतना इसमें याद रखना है, और इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत कुछ नहीं है भाई। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और वो दिया है आपका वास्तविक गैसों का आदर्श गैस के या वास्तविक गैसों का आदर्श गैसों के व्यवहार से विचलन। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि आदर्श गैस का व्यवहार कैसा होता है और वास्तविक गैस का व्यवहार कैसा होता है, वो हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, ये जो है वास्तविक गैसों का और आदर्श गैसों के व्यवहार से विचलन यहाँ पर देखना है। मतलब हमको दोनों को जानना है, वास्तविक गैस क्या है उसको जानना है, आदर्श गैस क्या है उसको जानना है। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, आदर्श गैस की क्या करते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है। वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो आदर्श गैस होता है वो आदर्श नियम और आदर्श जो गैस समीकरण होता है उसका क्या करता है, जो पालन करता है सभी ताप और सभी दाब पर, आपका क्या कहलाता है, आदर्श गैस कहलाता है। क्योंकि आप पढ़े हैं आदर्श जो समीकरण होता है, आदर्श समीकरण क्या होता है भाई, आदर्श समीकरण हम लोग निकाले थे। तो ये था हमारा PV बराबर क्या था, हमारा nRT था। ये आदर्श गैस समीकरण है। तो जो गैस आदर्श गैस समीकरण और जो भी हमारा क्या होता है, जो गैसों का जो नियम होता है, उन गैसों के नियमों का सभी ताप और दाब पर क्या करता है, पालन करता है, वो आपका क्या कहलाता है, आदर्श गैस कहलाता है। और ऐसे अगर हम देखें आदर्श गैस की, अगर हम क्या करें, एक आदर्श गैस कोई हो सकता है, तो फिलहाल आदर्श गैस ऐसे अभी तक कोई भी गैस नहीं है जो कि आदर्श गैस के जैसा क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। रियल में जितने भी गैस होते हैं वो सब जो है वास्तविक गैस होते हैं, आदर्श गैस कोई के कोई नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रायोगिक तथ्य से भी पता चला है कि कोई भी गैस जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। फिर भी हम बोल सकते हैं ये कल्पना के आधार पर क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे गैस जो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण तथा गैसों के नियम या नियमों को सभी ताप और दाब पर, वे गैस जो आदर्श गैस समीकरण तथा गैसों के नियम को सभी ताप और दाब पर पालन करते हैं उसे आदर्श गैस कहते हैं। तो परिभाषा आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि आदर्श गैस क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं भाई कि आदर्श गैस वे गैस होते हैं जो सभी ताप और सभी दाब पर गैसों के नियम या गैसों के जो समीकरण होते हैं उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं। ठीक है, वैसे प्रायोगिक तथ्य पर देखा जाए तो कोई भी गैस आदर्श के जैसा व्यवहार नहीं करता है ना। प्रायोगिक तथ्य पर देखें, है ना, प्रायोगिक तथ्य के आधार पर देखें तो कोई भी गैस, है ना, कोई भी गैस
आदर्श गैस के तरह, आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। तो कोई भी गैस ले लो, अभी फ़िलहाल देखें तो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वो अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस तरीक़ा से आदर्श गैस को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आदर्श गैस। अब इसी में हम थोड़ा सा बात करें, कौन सा गैस भाई हमारा, वास्तविक गैस की थोड़ा सा बात करें। तो वास्तविक जो गैस होता है, ये वास्तविक गैस जो होते हैं वो कम दाब पर और उच्च ताप पर क्या करते हैं, गैसों का जो क्या होता है, नियम का जो पालन करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके वास्तविक गैस कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे गैस जो उच्च ताप और कम दाब पर गैसों के नियम का पालन करते हैं उसे वास्तविक गैस कहते हैं। वास्तविक गैस कहते हैं। तो परिभाषा तो सरल है कि वे गैस जो उच्च ताप पर और कम दाब पर गैसों के नियमों का पालन करते हैं उसे वास्तविक गैस कहते हैं, है ना। अगर इसका उल्टा कर दें, अगर हम क्या करें, उच्च दाब और निम्न ताप पर है ना, जो है देखें तो कोई गैस जो है गैसों का नियम का पालन नहीं करते हैं। उच्च ताप और निम्न दाब पर गैसों के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो वास्तविक गैस क्या होता है भाई, तो वह गैस जो उच्च ताप पर और कम दाब पर गैसों का नियम का पालन करें तो उसे वास्तविक गैस कहते हैं। और आसपास में पाए जाने वाले जितने भी गैस होते हैं वो रियल में वास्तविक गैस होते हैं। आदर्श गैस क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। आदर्श गैस सिर्फ एक कल्पना है ना, एक काल्पनिक होता है। रियल में जो भी गैस होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक गैस ही होते हैं। यही आपके अस्तित्व में क्या होते हैं, पाए जाते। तो इस तरीक़ा से आप आदर्श गैस और आपके जो वास्तविक गैस हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा परिभाषा उसको बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका आदर्श गैस और वास्तविक गैस। चलिए इन दोनों में हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं भाई कि क्या अंतर है, किस प्रकार से अंतर है, हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा, आदर्श गैस और ये वास्तविक गैस। एक बार इसमें आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, तो इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले जब भी आप क्या करते हैं, अंतर लिखते हैं, परिभाषा लिखो। तो जो गैस समीकरण PV बराबर nRT है ना का और तथा गैसों के नियम का सभी ताप दाब पर क्या करे, पालन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, गैस जो है आदर्श गैस कहते हैं। तो लिख सकते हैं वे गैस यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, वे गैस जो गैस समीकरण क्या है हमारा, PV बराबर nRT तथा गैसों के नियम का सभी ताप व दाब पर पालन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस। तो वे गैस जो गैस समीकरण PV बराबर nRT तथा गैस के नियम का सभी ताप और दाब पर पालन करे, है ना, वो क्या होता है हमारा आदर्श गैस। और वे गैस जो उच्च ताप और निम्न
निम्न दाब पर गैसों के नियम का पालन करे उसे हम बोलते हैं वास्तविक गैस। तो ये आपको देखना है। सेकेंड अगर हम देखें तो आदर्श गैस क्या होता है, वास्तविक गैस ना होकर के काल्पनिक होता है। ये गैस काल्पनिक है, ये गैस क्या है हमारे काल्पनिक होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं, ये गैस काल्पनिक है, काल्पनिक है मतलब कल्पना है हमारा, ठीक है। तो काल्पनिक है, काल्पनिक है। तो हमारे क्या होते हैं, आदर्श गैस क्या है, काल्पनिक है। जबकि हम लोग इसकी बात करें तो वास्तविक गैस का अस्तित्व होता है। वास्तविक गैस का क्या होता है भाई, अस्तित्व है, अस्तित्व है। मतलब यही हमारा क्या होता है, वास्तविक गैस को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, मतलब उसका अस्तित्व है। एक आध पॉइंट और हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो आसानी से क्या हो जाते हैं, जो द्रवित हो जाते हैं, ऐसे गैस जो होते हैं वो आपका मतलब हम ये बोल सकते हैं आसानी से द्रवित न होने वाले जो गैस होते हैं वो उसको हम आदर्श गैस मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे गैस जो आसानी से द्रवित नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं कि वे गैस जो आसानी से द्रवित नहीं होते हैं, जैसे N2O2 H2 आदि गैसों को आदर्श गैस कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो वे गैस जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, वे गैस जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं वास्तविक गैस होते हैं, वास्तविक गैस होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर उदाहरण जैसे आप बोल सकते हैं जो है अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैस वास्तविक गैस होते हैं जो आसानी से क्या हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। फोर्थ नंबर हम देखें तो जो आदर्श गैस होते हैं उनमें गैसों के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो आदर्श गैसों के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता है, जबकि हम यहाँ पर बोल सकते हैं वास्तविक गैसों में या गैसों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे कुछ क्या हो गया आपके अंतर। तो फिलहाल ये जो क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाले क्लास में हम लोग वान डेर वाल्स एक समीकरण देखेंगे, श्यानता देखेंगे, पृष्ठ तनाव देखेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट है। उसके बाद ये लेसन क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। तो वो वाला जो हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं भाई।